हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं दृष्टि मैप अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का ही एक पार्ट, जिसमें हम चर्चा करेंगे सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के विषय में। यानी सागरीय तरंगे जो हैं तटीय भाग पर कौन कौन सी स्थलाकृतियां निर्मित करती हैं और कैसे करती हैं, ये सारी बातें चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ये वीडियो। इससे पहले की वीडियो में हमने काष्ठ स्थलाकृतियां, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के विषय में चर्चा किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसके लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। सागरीय जल द्वारा निर्मित यानी जो सागर है, महासागर है, उसके तटीय किनारे पर कुछ स्थल रूपों का निर्माण होता है। इन सब बातों की चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले इसमें समझेंगे सागरीय तरंगे। सागरीय तरंगे क्यों आती हैं, समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए सागरीय तरंगे क्या होती हैं। हमें पता होगा कि इस तरह से लहरदार रूप में सागरीय तरंगे हमें देखने को मिलती हैं और इन्हीं सागरीय तरंगों के द्वारा ही हमें बहुत सारे स्थल रूप का निर्माण देखने को मिलता है। समझने का प्रयास करते हैं पूरी सागरीय तरंगों के विषय में। ये सागरीय तरंगे हैं और इसे मान लें अगर हम जल का वह भाग जहां स्थिर रहता है, यहां से ऊपर जितनी तरंगे उठती हैं इसी को तरंग की ऊंचाई कहते हैं। ये इसके बीच में इसे तरंग की ऊंचाई कहते हैं। तरंग की ऊंचाई निर्धारित करती है दाब पर। हवाएं जो दाब लगाती हैं उससे भी तरंगों का निर्माण होता है। फिर जो ये भाग है इस भाग को हम गर्त कहते हैं, तरंग गर्त। तरंग गर्त के बाद जो भाग हमें ये ऊपर दिखाई दे रहा है तरंग ऊंचाई के बाद, इसे हम क्या कहेंगे, शिखर पॉइंट्स कहेंगे, तरंग शिखर। तरंग शिखर के बाद एक चीज और देखने को मिलती है, तरंग की लंबाई। और तरंग की लंबाई को हम देखते हैं दो शिखरों के बीच, ये जो दो शिखर हैं या दो गर्तों के बीच हम कह सकते हैं जो अधिकतम दूरी होती है उसे, या दो शिखर के बीच जो अधिकतम दूरी होती है उसे, इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, तरंग लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग लंबाई। तो ये बातें हैं तरंगों से जुड़ी हुई, तरंग गर्त, तरंग लंबाई। बेसिकली ये तरंगे कई तरह से कार्य करती हैं। इस पे पवन का वेग और उसके दबाव पर यह निश्चित किया जाता है। साथ ही साथ पवन की दिशा भी तरंग की दिशा को निर्धारित करने का काम करती है। तो तरंगे ये हैं। इन्हीं तरंगों के कारण बहुत सारे स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है तटीय भागों पर। सबसे पहले जानते हैं कि सागरीय जो जल है, अपरदन क्रिया विधि जो हो रही है वो कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। फिर जानेंगे इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो एक एक करके इसे नोट कर लेंगे। पहले देखिए, सबसे पहले देखेंगे सागरीय अपरदन कौन कौन सी, जो सागरीय तरंग है किस किस रूप में अपरदन कार्य करती है। तो हम डालेंगे सागरीय तरंग अपरदन क्रिया। जो सागरीय तरंग की अपरदन क्रिया है वो कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, इसको डालेंगे। सबसे पहले आता है जल गति क्रिया। जल गति क्रिया के बाद इसमें हमें देखने को मिलता है सन्निघर्षण, सॉरी अपघर्षण। क्या, अपघर्षण। और अपघर्षण के बाद सन्निघर्षण।
सनी घर्षण के बाद एक क्रिया और दिखाई देती है हमें, घुलन क्रिया। घुलन क्रिया के साथ जलदाब क्रिया भी इसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जलदाब क्रिया एक एक समझ लेते हैं। जल गति क्रिया यानी समुद्र की जो लहरें हैं वो गति करती हैं, और गति जैसे गति होगी उनकी गति के हिसाब से स्थल रूपों का निर्माण होगा। अब घर्षण में क्या होगा कि इसमें जल गति के साथ जब कोई जल गति करेगा तो अपने साथ कंकड़ पत्थर जो लिए रहेंगे, उस कंकड़ पत्थरों से जिस चट्टानों पर जो रगड़ पड़ेगी, जो अपरदन कार्य होगा, उससे जो निर्मित होंगे स्थल रूप, ये इस कार्य को हम क्या कहेंगे, अपघर्षण कहेंगे। और जब वही बड़े बड़े कण आपस में ही टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरें, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में बन जाएं, चूर्ण के रूप में, तो उसे हम सनी घर्षण कहते हैं। बाकी नेक्स्ट है घुलन क्रिया। घुलन क्रिया में क्या होंगी, घुलन क्रिया ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां पर लाइमस्टोन, चाक और डोलोमाइट जिप्सम जैसे, क्या, लाइमस्टोन, चाक, डोलोमाइट और जिप्सम लाइमस्टोन, चाक, डोलोमाइट और जिप्सम जैसी चट्टानें जहां देखने को मिलती हैं, वहां पर सागरीय तरंगों में घुलन क्रियाएं अधिक देखने को मिलती हैं। साथ में इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो क्रिया होती है जलदाब क्रिया। हमें पता है कि जलदाब भी क्या करता है, अपरदन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी सागरीय तरंगों में यदि तरंगे तीव्र गति से चट्टानों से टकराएंगी तो वो तोड़ने का काम तीव्र गति से करेंगी, लेकिन अगर वही तरंगों की गति कम होगी, दाब उन पे कम होगा, तो जो तटीय क्षेत्र की तरंगे हैं, वो चट्टाने हैं, वो कम टूटेंगी। तो इस तरह से ये सारी क्रियाएं जो हैं अपरदन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बाद बात करते हैं इन्हें प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो सागरीय तट में जो अपरदन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये तो क्रियाएं थी, इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन से कारक हैं अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक। अपरदन को जो सागरीय तरंगों के अपरदन से जो सागरीय तरंगों का अपरदन होगा, कौन कौन से कारक होंगे जिससे अपरदन क्रिया प्रभावित होगी। तो सबसे पहले जो क्रिया है वह है सागरीय तरंगों की लंबाई। क्या है, सागरीय तरंगों की लंबाई। दूसरी क्रिया में सागरीय तरंगों की लंबाई के बाद सागरीय तरंगों का वेग। सागरीय तरंगों का वेग। नेक्स्ट, सागरीय तरंगों के वेग के साथ तटों की चट्टानों की बनावट या संरचना भी इसे प्रभावित करती है। क्या, तटों की बनावट एवं संरचना। तटों की बनावट एवं संरचना कैसी है, चट्टानें तट पर कठोर हैं या मुलायम चट्टानें हैं या दोनों मिश्रित चट्टानें हमें देखने को मिल रही हैं। तो जिस तरह से तट की संरचना होगी उसी तरह से वहां पर स्थलारूप का निर्माण होगा, स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो होगी जल की गहराई। जो तरंग है, तरंग, जल की गहराई जल की गहराई भी इसे प्रभावित करती है। इसके बाद नेक्स्ट है अपरदन की अवधि।
अपर्दन की अवधि से मतलब ये हुआ कि जो सागरीय तरंगे हैं उनकी लंबाई अधिक होगी या वे अधिक समय तक तट पर बार बार टकराती रहेंगी तो ज्यादा अपर्दन का कार्य करेंगी। तो इससे ये सारी चीजें, ये कारक हैं जिनसे अपर्दन कार्य प्रभावित होता है। अब इसके बाद बात करेंगे, जो हम स्थलाकृतियां पढ़ेंगे इनमें भी दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। एक तो अपर्दन से, क्या एक स्थलाकृति अपर्दन से निर्मित होगी और दूसरी स्थलाकृति निक्षेप से निर्मित होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपर्दन की। अपर्दन द्वारा निर्मित सागरीय तरंगों के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के विषय में बात करेंगे सबसे पहले। तो यहां पर सागरीय जो अपर्दन शुरू होगा वो क्या होगा, देखिए तटीय क्लिफ का निर्माण, सबसे पहली आकृति हमें क्या देखने को मिलेगी इसमें, नंबर 1 तटीय क्लिफ। समझेंगे इसे इस तरह से, कोई स्थल रूप है, इस तरह से कोई स्थल रूप भाग है, यहां तक मान लीजिए समुद्री जल भरे हुए हैं। इस भाग में हमने देखा कि समुद्र है और ये भाग स्थल रूप है। तो सागरीय तरंगों की लहरों से धीरे धीरे क्या होगा, इस भाग को काट दिया जाएगा और काट कर सागर का जल अंदर तक प्रवेश कर जाएगा। अंदर तक प्रवेश करेगा तो ऊपर की चट्टान वैसे की वैसे बनी रहेगी, लेकिन नीचे की चट्टान कट जाएगी, नीचे की चट्टान कट जाएगी। और यही, इसी को क्या कहेंगे, जो ये क्लिफ के रूप में हमें दिखाई देगी। यहां हमने तट देखा था और यही तट, इसी तट को जब इस तरह की आकृति का निर्माण हो जाएगा, यानी सागर की तरंगें अंदर तक चट्टानों को काट देंगी और इस भाग को ही हम कहेंगे क्लिफ। याद रखें, इसी भाग को हम कहेंगे क्लिफ। कैसी क्लिफ? तटीय। चूंकि तट पर ये बन रही हैं आकृतियां, इसलिए इसे तटीय क्लिफ कहेंगे। इसके बाद तटीय क्लिफ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें चट्टानों के स्वभाव पर हमने बताया कि उसकी संरचना और बनावट भी इसमें अपना निर्माण कार्य करती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट होगा तटीय कंदरा। तटीय कंदरा, तटीय कंदरा में क्या होगा, इसी तरह से जब किसी क्षेत्र विशेष में कोई चट्टान का निर्माण हुआ है इस तरह से, और इधर मान लीजिए ये सागरीय तरंगे हैं और उसमें धीरे धीरे अपर्दन प्रक्रियाएं करके, अपर्दन कार्य करके एक गुफानुमा आकृति बना देंगी, होल बना देंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसी भाग को हम कहेंगे तटीय कंदरा। क्या कहेंगे? तटीय कंदरा कहेंगे। इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस भाग को, अब मान लीजिए यह भाग चट्टानी रूप में हमें दिखाई दे रहा है और सागर का जल इधर से प्रवेश कर रहा है धीरे धीरे, इसे काटकर अंदर से एक होल की आकृति बना रही है। तो इस होल की आकृति को ही हम कहेंगे तटीय कंदरा। क्या कहेंगे? तटीय कंदरा। तट पर ऐसे कंदराएं, ऐसे गुफाएं बन जाएंगी, अंदर तक समुद्र का जल प्रवेश कर जाएगा। फिर इसके बाद यही तटीय कंदरा के बाद हमें निर्मित मिलेगी क्या? मेहराब। क्या निर्मित देखने को हमें मिलेगा? मेहराब। समझते हैं, जब ये तटीय कंदरा, इस तरह से कोई चट्टान है और इस चट्टान को काटकर इस भाग को काटकर, माने चट्टान जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं काटकर इतनी बड़ी हो जाए कि एक तरफ से दूसरी तरफ, मान लीजिए ये चट्टान है और इधर से होल हो रहा है और इधर भी क्या हो जाए, आर पार होल हमें दिखाई देने लगे। तो इस आकृति को अगर इसे घुमाकर हम ऐसे करेंगे तो यहां दिखाई देगा। अब यहां पर सागरीय जल है और ये जल
दोनों तरफ इधर उधर क्या हुआ, निकल गया, तो एक मेहराब के रूप में हमें दिखाई देगा। कैसे? मेहराब के रूप में हमें यह भाग दिखाई देगा। धीरे धीरे अपर्दन की प्रक्रियाएं जारी रहेंगी, धीरे धीरे अपर्दन की प्रक्रियाएं जारी रहेंगी, और इसी अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा फिर आगे एक स्थल रूप का निर्माण होगा। कंदरा मेहराब के बाद जो नेक्स्ट अपर्दन रूप होगा वह होगा स्टैक। क्या? वह होगा स्टैक। स्टैक क्या कहेंगे इसे? क्यों कहेंगे स्टैक? यही मेहराब जब अपर्दन प्रक्रियाएं धीरे धीरे अपने चरम सीमा पर हो जाएंगी तो इसकी आकृति बढ़ जाएगी और ये बीच का जो भाग है ये टूट जाएगा। क्या होगा? बीच का भाग टूट जाएगा। अब सागर जल यहां तक हमें दिखाई देने लगेगा, सागर जल हमें यहां तक दिखाई देने लगेगा और यह भाग टूट जाएगा। टूटकर जब एक पिलर नुमा, स्तंभ नुमा यह आकृति हमें दिखाई देने लगे तो इसी आकृति को हम क्या कहेंगे? इस आकृति को हम स्टैक कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैक कहेंगे। उसी आकृति को हम स्टैक कहेंगे। ऐसा कब होगा? पहले तटीय क्लिफ का निर्माण होगा, फिर तटीय कंदरा बनेगी, तटीय कंदरा के बाद मेहराब का निर्माण हो जाएगा, मेहराब से फिर स्टैक। मेहराब जब टूटेगा तो बचे हुए जो अवशेष हैं, जो जल की तरफ हैं, सागर के भाग में हैं और दूसरा भाग तट की तरफ है, तट के से जो सागरीय जल में बचे हुए अवशेष हैं उस मेहराब के, उसे हम क्या कहेंगे? स्टैक कहेंगे। स्टैक के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं यह स्टैक के बाद हमें मिलेगी लघु निवेशिका। क्या मिलेगा? लघु निवेशिका। समझेंगे? लघु निवेशिका क्या होगी? तट पर दो स्वभाव की चट्टानें हमें देखने को मिल रही हैं, एक कठोर चट्टानें और दूसरी मुलायम चट्टानें। इसे एक मैप बनाएंगे। चलिए, इस तरह से एक स्थल भाग का निर्माण होगा। और इसी स्थल भाग के निर्माण को हम क्या कहेंगे? देखते हैं। लघु निवेशिका इस भाग को कहेंगे। इधर से ये स्थल भाग है, यहां से ये सागरी जल का प्रवेश हो रहा है। इसमें चट्टानें, दो तरह की चट्टानें हमें देखने को मिलेंगी। कैसे? दो स्वभाव की चट्टानें। एक तो हमें आगे ये कठोर चट्टान देखने को मिल रही है, तो कठोर चट्टानों को जब जरा सा काटने के बाद इधर दूसरे पीढ़ी पर, यहां मान लीजिए मुलायम चट्टानें हैं, तो जल अंदर प्रवेश करेगा तो कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों को तीव्र गति से काटेगा, और जब तीव्र गति से काटेगा तो अंदर एक चौड़ा सा एरिया जल से भर जाएगा और यह समुद्र से जुड़ा भी रहेगा। तो इसी को कहेंगे लघु निवेशिका। लघु निवेशिका यानी एक छोटा बंदरगाह हम कह सकते हैं इसे। क्या? छोटा बंदरगाह। लघु निवेशिका या छोटा बंदरगाह इसे हम कह सकते हैं। तो यहां से इस तरह की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलेंगी, तो उसे हम कहेंगे लघु निवेशिका। क्या कहेंगे? लघु निवेशिका। कठोर एवं मुलायम चट्टानों के कारण ही होती हैं। ये परतों दर परतों में कठोर और मुलायम चट्टानों का विस्तार होता है। कठोर चट्टानें जल्दी सागरी तरंगों से अपर्दित नहीं होती, अपेक्षा मुलायम चट्टानों की, यानी मुलायम चट्टानें तीव्र गति से कट जाती हैं तो एक होल जैसी आकृति बन जाती है और छोटे से जल के भाग से, समुद्र से, सागर से वो जुड़ी हुई रहती हैं, तो उसी भाग को हम कहते हैं लघु निवेशिका। ऐसे बहुत सारे लघु निवेशिकाएं हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे बहुत सारे लघु निवेशिकाएं हमें देखने को मिलती हैं।
इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे लघु निवेशिका के बाद बात करेंगे एक और स्थल रूप का निर्माण होगा जिसे तरंग घर्षित वेदी कहेंगे। क्या कहेंगे? तरंग घर्षित वेदी कहेंगे। देखते हैं तरंग घर्षित वेदी। तरंग घर्षित वेदी का निर्माण कैसे होगा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या होंगी? क्लिफ में से सागरी तरंगे बार बार जब टकराती हैं तो उसके आधार तल को तोड़कर उसके आधार तल को तोड़ने का काम करती हैं, और जब वही तोड़ने का काम करती हैं तो धीरे धीरे एक खाज का निर्माण करती हैं। धीरे धीरे एक खाज का निर्माण करती हैं, समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हमने देखा था कि इस भाग को हम क्या कहते थे? क्लिफ कहते थे। और यही क्लिफ को जब ये सागरी तरंगे तोड़ने का काम करेंगी तो इसके कई भाग कर देंगी। यहां से ऐसे हो जाएगा तो इसे कहेंगे खांच, और ये क्लिफ है। खांच और क्लिफ के बाद क्या होंगी? कुछ तरंग घर्षित एक वेदी का निर्माण होगा। कब होगा? जब क्लिफ का ऊपरी भाग जो लटका हुआ रहता है यह क्या होगा? टूट जाएगा। यह टूट जाएगा तो टूट जाने के बाद एक प्लेटफॉर्म जैसी स्थिति मिलेगी हमें, और उसी को हम कहेंगे तरंगति वेदिका। मान लीजिए ये टूटने के बाद यहां तक सागरीय जल का ये भाग अभी हमें दिखाई दे रहा था, तो इस तरह से तरंग घर्षित वेदिका का निर्माण हो जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं, ये तो अपर्दनात्मक स्थल रूप थे। फिर नेक्स्ट बात करेंगे निक्षेपात्मक स्थल रूपों के विषय में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निक्षेपात्मक स्थल रूपों को समझने का प्रयास करेंगे। निक्षेपात्मक स्थल रूप। निक्षेपात्मक स्थल रूप में सबसे पहला कार्य क्या होगा? पुलिन का निर्माण होगा। किसका? पुलिन। सबसे पहले पुलिन का निर्माण होगा। कैसे होगा पुलिन का निर्माण? जब सागरी तट के सहारे मलबा का निक्षेप हो जाएगा। जब सागरी तट के सहारे, मान लीजिए ये सागर है, यहां से ये स्थल भाग अभी हमें देखने को मिल रहा था। इस स्थल भाग में यहां तक जल भरा हुआ है, और इसी भरे हुए जल में क्या होंगे? जब भरे हुए जल पर अभी चट्टानें यहां से टूट टूट कर आएंगी नीचे, और नीचे क्या होंगी? जमा हो जाएंगी। जमा होने के बाद उसी को क्या कहेंगे? पुलिन कहेंगे। जब ये जमा हो जाएंगी, पुलिन का निर्माण उच्च ज्वार तल के कारण भी माना जाता है। इसमें उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच के जो स्थान होते हैं क्या होंगे? मान लीजिए उच्च ज्वार आया और चट्टानों के बड़े बड़े चूर्ण को बाहर ले गया, लेकिन जब वो ज्वार कभी कम आता है तो चट्टानों को एक जगह एकत्रित, छोटे छोटे चूर्ण को एक जगह एकत्रित करता है, तो एक निक्षेप बन जाती है। इसी निक्षेप की आकृति को हम क्या कहेंगे? पुलिन कहेंगे। क्या कहेंगे? पुलिन कहेंगे। तट पर इसका जमाव होता है, और तट पर जब किसी मलबा का जमाव होगा तो क्या होंगे? तट पर मलबा के जमाव से ये उथला भाग हो जाएगा अपेक्षा अन्य जगहों की। यह एक उछला भाग हो जाएगा, और इसी उथले भाग को ही हम पुलिन कहेंगे। पुलिन कई तरह के होते हैं, और पुलिन हमें देखने को भारत में भी इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कई जगह पर। जैसे पश्चिमी तट पर बात करें तो हम जुहू जानते होंगे, जुहू भी एक पुलिन का उदाहरण है। ठीक इसी तरह से गोवा में कोलवा भी, क्या मुंबई में हमें इसके उदाहरण कहाँ? मुंबई में जुहू पुलिन देखने को मिलता है, गोवा में कोलवा देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह से हमें पूर्वी तट पर भी हमें देखने को मिलते हैं। चेन्नई में मोरिन,
चेन्नई में मोरिन पुलिन हमें देखने को मिलता है। विशाखापट्टनम भी हमें विशाखापट्टनम में विशाखा पुलिन हमें देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद उड़ीसा में हमें पुरी पुलिन देखने को मिलता है। उड़ीसा जो पूर्वी तट है वहां पर पुरी बहुत फेमस स्थान है पुरी, और पुरी पुलिन भी देखने को हमें मिलता है। ये होते हैं उथले भाग जिनका निर्माण होता है सागरीय जल में द्वारा। जो अपरदित मलबा है उसका सागर के तट से थोड़ी दूर पर ही, सागर के तट पर ही थोड़ी दूर पर ले जाकर उसका निक्षेपण कर देना ही इसका निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं पुलिन से। पुलिन हो गया, पुलिन के बाद रोधिका का निर्माण होगा। किसका? रोधिका का निर्माण होगा। रोधिका का मतलब क्या है कि जब कहीं पर अवरोध उत्पन्न हो जाए, क्या हो जाए? अवरोध उत्पन्न हो जाए, यानी तरंगतों गति के कारण जो मलबा निकलेगा, जो चूर्ण होंगे उनसे एक सागर तट पर इस तरह से, चलिए समझते हैं इसे। इधर मान लीजिए ये सागर वो स्थल भाग है और इधर जल भाग है। अब जल भाग आएगा, मलबा आकर क्या हो जाए, यहाँ पर तरंग क्या हो जाए, ये जमा हो जाए, तो सागरीय तरंगे जब आने का प्रयास करेंगी अंदर तो एक अवरोध पैदा करेगा और इसी को रोधिका कहेंगे। क्या कहेंगे? इसी को रोधिका कहेंगे। रोधिका कई तरह से होती है। अपतटीय रोधिका, क्या? अपतटीय रोधिका और एक रोधिका। कभी कभी यह रोधिका बिल्कुल तट के बराबर होती है और कभी कभी तट के समानांतर ही होती है, लेकिन कुछ दूर सागर में इसका निर्माण होता है। वो डिपेंड करता है कि सागर का तरंग जो वेग है वह कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, जिस पर जब स्थल यानी तट के किनारे से थोड़ी दूरी पर रोधिका का निर्माण हो तो उसे कहेंगे अपतट रोधिका। क्या कहेंगे? अपतटीय रोधिका, उसे कहेंगे अपतटीय रोधिका। अपतटीय रोधिका के बाद नेक्स्ट जो स्थलाकृति का निर्माण होगा वह स्प्लिट का होगा। किसका? स्प्लिट का। स्प्लिट को समझेंगे। स्प्लिट का निर्माण होगा। यही रोधिका, अभी तो हमने देखा कि तट के समानांतर इसका निर्माण हो रहा था। जब सागरीय तरंगे कई तरह से चलती हैं और कई तरंगों का इसमें रोल होता है, यही निक्षेप सागर तट से क्या हो जाए, बिल्कुल लंबवत हो जाए, और सागर तट से लंबवत होने के कारण एक जिह्वा के रूप में इस तरह से हमें निकली हुई दिखाई देगी। इस तरह से एक निकली हुई जो आकृति दिखाई देगी, इसी को हम स्पिट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पिट कहेंगे। समझ लें, इसी भाग को हम स्पिट कहेंगे। अपतटीय रोधिका के बाद हमने पढ़ा स्पिट, और स्पिट एक जिह्वा जैसी आकृति स्थल भाग से जुड़ी हुई होती है, लेकिन यह होती क्या है? निक्षेप द्वारा निर्मित होती है। जो तट पर कटे हुए अवसाद हैं, मलबा है, कंकड़ पत्थर हैं, वो अलग अलग तरंगे, कोई तरंग इस तरफ से जा रही है, कोई तरफ इस तरफ से आ रही है, तो दोनों तरंगों के बीच में इसका निर्माण हो जाएगा, जिससे इसे स्प्लिट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्प्लिट कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्प्लिट के बाद पढ़ेंगे हुक। क्या देखते हैं? हुक। हुक को समझने का प्रयास करेंगे। स्थल के इस भाग को हम देख रहे थे, ये भाग स्थल रूप हमें दिखाई दे रहा था, और इसी स्थल रूप के बाद हमें दूसरा भाग ये जल के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसमें विभिन्न तरंगे क्या करेंगी? स्पिट की लंबाई जब बढ़ जाए, स्पिट की लंबाई बढ़ जाए और वो आगे चल के तरंगों के कारण ही, किसमें? तरंगों के कारण ही क्या हो जाए? मुड़ जाए,
आगे चल के तरंगों के कारण ही मुड़ जाएं और मुड़ने के बाद वह एक हुक जैसी आकृति का निर्माण हो जाए तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? उसे तरंग हुक कहेंगे। यह स्पिट के आकार में परिवर्तन लाने के बाद होता है, यानी स्पिट छोटे से जिह्वा के आकार की थी और वही स्पिट की आकृति जब बड़ी हो जाएगी और आगे चल के तरंगों के कारण ही इसमें घुमाव हो जाएगा, ये मुड़ जाएंगी तो उसे कहेंगे हुक। और इसी हुक में क्या, इसी हुक में विभिन्न प्रकार की तरंगे और अपना रूप दिखाने लगे और इसमें कई सारे, एक ही हुक में जब इसके और भी हुकों का निर्माण हो जाए तो उसे कहेंगे मिश्रित हुक। क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे मिश्रित हुक। मिश्रित हुक कहेंगे। तो इतनी बातें समझ में आ गई मिश्रित हुक क्या है। अब हुक के बाद एक आकृति हमें यहीं और देखने को मिलती है, उसे भी साथ में समझ लेंगे, जिसे कहते हैं लूप। लूप या छल्ला समझने का प्रयास करेंगे। लूप क्या है? जब यही हुक मान लीजिए किसी द्वीप के किनारे है, कोई द्वीप है, बीच में यहाँ कोई द्वीप है और इस द्वीप के किनारे किसी हुक का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? किसी हुक का निर्माण हुआ है और यही हुक धीरे धीरे आकर दोनों भाग क्या हो जाएं? मिल जाएं। हुक का दोनों भाग आकर मिल जाएं इस द्वीप पर, तो इस तरह से इस हुक को हम क्या कहेंगे? लूप कहेंगे। द्वीप में ऐसा देखा जाता है, यह कहेंगे लूप कहेंगे इसे। और यह होता है किसके कारण? दो विरोधी धाराएं होती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं, एक दूसरे के आमने सामने चलती हैं, तो आमने सामने चलने के कारण इसमें मोड़ की स्थिति ज्यादा हो जाती है और यह लूप का काम, लूप जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। फिर लूप स्थलाकृतियों के बाद एक निर्माण होगा जिसे हम कहेंगे संयोजी। क्या कहेंगे? संयोजक रोधिका। समझेंगे? संयोजक रोधिका। लूप और हुक समझ में आपको आ गया। इसके बाद संयोजक रोधिका को पढ़ेंगे। संयोजक रोधिका में क्या होगा? जब तरंग की स्थिति के कारण सागर तट पे जो रोधिका का निर्माण हुआ था उसका विस्तार ज्यादा होने लगे। अभी लूप रोधिका हमने पढ़ा था। इसके बाद इन्हीं से क्या होंगे? दोनों शीर्ष क्या हो जाएंगे? दोनों शीर्ष आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों शीर्ष आपस में, तट से इसका संबंध, द्वीप से जो इसका संबंध बन जाएगा, उसी से संयोजी रोधिका का निर्माण होगा। संयोजी रोधिका के बाद एक स्थलाकृति बनेगी जो महत्वपूर्ण है, उसे हम क्या कहेंगे? उस स्थलाकृति को हम कहेंगे ट्रोम्बोली। ट्रोम्बोली को समझते हैं। ट्रोम्बोली क्या है? मान लीजिए कोई द्वीप है, ये स्थल भाग के बाद यहाँ कोई द्वीप स्थित है और इसी द्वीप पे अभी हमने पढ़ा था संयोजी रोधिका इस तरह से जुड़ रही थी। धीरे धीरे यही एक तरफ से टूटेगी और टूटने के बाद क्या होगा? ये तट से जाकर मिल जाएगी, इस तरह से आकृति बन जाएगी। तो इस तरह की आकृति जब बनेगी तो इसी को कहेंगे ट्रोम्बोली। क्या कहेंगे? ट्रोम्बोली, क्योंकि यह एक पुल का काम करती है, एक पुल का काम करती है जो इस द्वीप से मुख्य भूखंड को जोड़ने का काम करती है, तो उसे हम कहते हैं ट्रोम्बोली। क्या कहते हैं? ट्रोम्बोली। इसके बाद इतनी सारी स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती हैं, एक एक करके रिवीजन फिर से कर लेते हैं। पुलिन क्या होती है? तट पर जो अवसादों का निक्षेप होता था उसे हम क्या कहते हैं? तट के किनारे पर, कभी कभी थोड़ी दूर पर एक उथले
भाग बन जाते थे तो उसे हम कहते थे पुलिन। रोधिका तट के समानांतर ही जब जल तरंगों को रोधने के लिए और अवरोध पैदा करने वाले निक्षेप यहाँ जमा हो जाएं तो उसी को हम कहेंगे पुलिन। ही जब लंबा हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रोधिका कहेंगे। इसकी ऊंचाई भी ज्यादा हो जाती है। फिर स्पीड कहेंगे किसे, स्पीड में जो जिह्वा जैसी आकृति मिलती थी उसे हम स्पीड कहते थे। फिर हुक में स्पीड के आकृति में वृद्धि हो जाने के कारण हुक जैसी आकृति बन जाती थी तो उसे हुक कहते थे। हुक के बाद हमने मिश्रित हुक पढ़ा था, जब एक ही हुक में कई सारे हुक का निर्माण हो जाए तो उसे हम मिश्रित हुक कहते हैं। फिर इसके बाद मिश्रित हुक के बाद हमने देखा लूप। लूप क्या थे, लूप क्या था, जब द्वीपों के किनारे ये हुक का निर्माण हो और हुक के दोनों भाग आपस में आकर द्वीप से मिल जाएं तो उसे हम क्या कहते थे, लूप कहते थे। और लूप एक छल्ले जैसी आकृति बन जाती थी तो इसे हम लूप और या छल्ला भी हम इसे कहते थे। फिर संयोजी रोधिका का काम क्या हुआ, जब यही लूप टूटकर एक स्थल जो भाग था उससे द्वीपों को जोड़ने का काम पतली सकरी पट्टी के द्वारा करने लगा तो उसे संयोजक कहने लगे, जोड़ने का काम हुआ। और जोड़ने के बाद जब पूरी तरह से वो एक पुल के रूप में बन गया तो उसे हमने कहा, क्या कहा, उसे हमने टोम्बोली कहा। तो इस तरह से ये थे निक्षेपात्मक स्थल रूप। उम्मीद करते हैं कि ये सभी स्थल रूप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।